हेलो बच्चों, कैसे सब? बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के, है ना? ये तो उम्मीद हम कर ही रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग घर बैठ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ रहे हैं, साथ में आपके पास आपका शेड्यूल भी तैयार हो गया होगा कि आप किस तरह से कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम देकर पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे दीदी अचानक शेड्यूल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं आज जो क्लास में पढ़ा रही हूँ, कौन सी क्लास के बारे में बात कर रही हूँ? 12वीं साइंस, है ना? तो बोर्ड की क्लास हो गई। तो बोर्ड की क्लास के बच्चों को जो स्टडी करनी है वो हमेशा किस तरह से करनी चाहिए? एक शेड्यूल बनाकर करनी चाहिए। जब तक आप उस शेड्यूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को हमेशा समय से ही कंप्लेन रहेगा कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। तो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम तो सबके पास उतना ही है, जितना हम लोगों के पास है उतना आपके पास है, और जो वैज्ञानिक है उनके पास भी उतना ही, वो रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल कि अपने को एक दिन में 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो 5 के 5 कवर हो जाए। यानी आप 2-2 घंटे के हिसाब से, 2.5 घंटे के हिसाब से जो शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, उस शेड्यूल में सारे सब्जेक्ट एक दिन में कवर होने ही चाहिए, ये आप याद रखें। और आज जो अपन हैं वो अपन पीछे जो पढ़ रहे थे अपने 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के बुक का 2 चैप्टर अपन ने किया। पहला अपने पास ठोस अवस्था थी और दूसरा अपना चैप्टर था विलयन, जो अपने ने डिस्कस कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद जब इस चैप्टर को अपन ने पढ़ा था बेटा, तो उस समय क्या था कि जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चंस आने हैं, वो सब मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं कि इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं पीछे न्यूमेरिकल टाइप्स, वो आपको मिलाने ही हैं। क्योंकि अपने ने जो चैप्टर के बीच में न्यूमेरिकल्स आपको मैंने करके बताए हैं, वैसे ही आपको उन्हीं फॉर्मूलों को देखते हुए आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें ये न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको वीडियो बनाकर लिंक भेज देंगे और आप हमें कमेंट में केवल और केवल यही बता दें, केवल इतना लिख दें कि दीदी ये क्वेश्चन है और ये समझ में नहीं आया है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होगा। तो ये काम करना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कहेंगे हमें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल अब क्लासेस वैसे ही लग रही है जैसे स्कूल में चल रहा है, वैसा ही रिदम हो गया है, वैसे ही लगना चाहिए कि आप सामने बैठे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए बेटा कि आप लोग घर बैठकर उतनी ही उमंग के साथ पढ़ना शुरू करें। जोश होना चाहिए, तभी जाके वो चीज समझ में आती है। तो आज अपन उसी जोश के साथ, जैसे 2 चैप्टर क्लियर किए हैं, उसी के साथ अपन शुरू करेंगे आज अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, या फिर यूं कहें वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जब भी अपन बात करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक फिजिकल केमिस्ट्री तो यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं, आपके फिजिक्स का भी टॉपिक सेम ही होता है, वहां पर भी ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। तो आइए चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन आपका 3rd चैप्टर है, यानी कि जो आपका लेसन है वो कौन सा है? 3rd लेसन है। इस लेसन के अंदर आपको पूरा चैप्टर 2 कैटेगरीज में मिलेगा। यानी कि वैद्युत रसायन जब आप पढ़ेंगे तो वैद्युत रसायन क्या होता है, फिर 2 पार्ट में बंटा हुआ है पूरा चैप्टर, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? जिन्हें चार्ज किया जा सकता है
वैद्युत अपघटनी सेल वे होते हैं जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल क्या बोलेंगे आप इसको बेटा, इलेक्ट्रो लाइटिक सेल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों को आप पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पूरे चैप्टर का, थोड़ा ध्यान करेंगे। आप अपनी रफ कॉपी को लेकर के सामने बैठे होंगे ताकि जो चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ साथ साथ आप भी लिखें उन चीजों को। वैद्युत रासायनिक सेल में इसकी संरचना क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे, संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेल आरेख यानी कि इस सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभवांतर, इनको अपन इसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉरी हो गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इसका भी स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना कैसी होती है। उसके बाद इसके अंदर एक समीकरण आप पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, नेल्सन समीकरण, वो भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैटरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपन पढ़ेंगे, बैटरियाँ जो दोनों तरह से काम करेगी, वैद्युत अपघटनी सेल की तरह भी और विद्युत रासायनिक सेल की तरह भी। तो ये था आपके पूरे चैप्टर का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये होने के बाद अब अपन शुरू करेंगे प्रॉपरली अपना आज का टॉपिक जो क्या है आपका वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में भी क्या टॉपिक है, वैद्युत रासायनिक सेल, है ना। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अब अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले वैद्युत रसायन क्या होता है, तो ध्यान करेंगे बेटा, वैद्युत रसायन क्या है। ये वैद्युत रसायन फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर किसी भी युक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी युक्ति द्वारा किसी युक्ति, यहाँ युक्ति को अपन क्या बोलेंगे, सेल, युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में
तथा या अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? बदला जाता है। रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। आप इस परिभाषा को लिखें या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से इसे नोट्स में उतार सकें। आगे चलते हैं। ये जो परिभाषा है इसके ही आधार पर अपने ने किसको विद्युत रसायन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल। तो आइए शुरू करते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी, यानी कि विद्युत रसायन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिख दिया। ये दोनों सेल, जब भी आप इस प्रकार के सेलों के बारे में रीड करेंगे तो उनमें क्या क्या डिफरेंस आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये ऐसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तो ध्यान देंगे, वे सेल स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान करेंगे मैं क्या कहने जा रही हूं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं कि स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। आजकल अपने सबके घर में इन्वर्टर लगवा हुआ है ना, सबको पता भी है। और अपन समय समय पर उस पर पानी भी डालते रहते हैं। क्यों? ताकि वो चार्ज हो सके। अपन जब इन्वर्टर को देखते हैं तो आप लोग आज ही ये चीज देख लेंगे, हमेशा फील तो करते ही हैं क्या कि अपने घर में जैसे ही लाइट जाती है, लाइट गई तो लाइट जाते ही पूरा लोड किसके ऊपर आ जाता है? इन्वर्टर की बैटरी आ जाता है ना। तो वह बैटरी जो होती है उस बैटरी के अंदर केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ डाला हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और वो इलेक्ट्रोड जो है कनेक्टेड है किससे? आपके इन्वर्टर से। और इन्वर्टर से वायर द्वारा पूरे घर में वो क्या दी गई है? बिजली, आपकी जो विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। तो अपने ने यहीं पर यही चीज देखनी है। सोचो आपके घर की लाइट चली गई, उसके बाद तुरंत आपके घर में लाइट कहां से आ रही है? इन्वर्टर से आ रही है। उस समय क्या होता है कि वहां पर जैसे ही लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद बैटरी में उपस्थित रासायनिक जो पदार्थ है वो स्वतः ही क्या करते हैं? अभिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। जब वो अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा एक ऊर्जा रिलीज की जाती है जिसे अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। जैसे ही उत्सर्जन हुआ वो ऊर्जा किसके अंदर गई? इलेक्ट्रोड ने ली। इलेक्ट्रोड ने वो ऊर्जा किसको ट्रांसफर की? इन्वर्टर को। इन्वर्टर ने उस ऊर्जा को चेंज किया, यानी वहां पर लगे जो सिस्टम है, जो अलग तरीके की युक्तियां उसके अंदर लगी है,
वो उसे चेंज करेगी किसके अंदर, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा वायर के थ्रू आपके पूरे घर में सप्लाई की जाती है। तो हुआ ना स्वतः परिवर्तित, यानी कि लाइट जाने के बाद अपने ने तो नहीं कहा ना कि रासायनिक अभिक्रिया करो, वो तुरंत क्या करने लग जाते हैं, रासायनिक क्रिया पदार्थ आपस में करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, स्वतः परिवर्तित। शायद बात समझ में आ गई होगी। अब जो अपना टॉपिक यहां पर लिखेंगे वो क्या होगा बेटा, वे अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें युक्ति द्वारा, युक्ति मतलब सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आइए कैसे, अब अपन वहीं वापस चले जाते हैं। जैसे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद तुरंत लाइट आई, तो जैसे ही लाइट आई तो लाइट आते ही वहां पर क्या हुआ, अब क्या कहेगा वो लाइट उसे कहेगी कि आप केमिकल रिएक्शन करना क्या करें, शुरू करें। क्योंकि जब तक आप वो रिएक्शंस अपने आप नहीं हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, अस्वतः प्रक्रम है। यानी कि अस्वतः मतलब स्वयं अभिक्रियाएं नहीं करते हैं पदार्थ। तो उस समय जब बिजली वापस आ जाती है तो पूरा लोड इन्वर्टर से हट जाता है, और उस समय बिजली आपकी जो लाइट है वो धारा ये कहती है केमिकल पदार्थ को कि रिएक्शन कर, जिससे क्या होगा, वो रिएक्शन करने के लिए तैयार होगी। तो कौन कह रहा है, आपकी लाइट, आपकी धारा, राइट, वो धारा उसे क्या कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया कीजिए। तो वो रासायनिक अभिक्रिया करेगी, तो अब वो विद्युत ऊर्जा उस इन्वर्टर के अंदर किस रूप में सेव हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। वही रासायनिक ऊर्जा जब लाइट चली जाती है तो विद्युत ऊर्जा के रूप में पुनः पूरे घर में सप्लाई होती है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये है अस्वतः प्रक्रम, जबकि ये क्या है बेटा, स्वतः प्रक्रम। अगला है दूसरा, इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये रासायनिक सेल की जो अभिक्रिया है वो अलग अलग पात्रों में संपन्न करवाई जाती है, अलग अलग पात्रों में संपन्न करवाई जाती है, तथा यहाँ पर एक ही पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पदार्थ स्वतः टूटते हैं और रिएक्शन करते हैं, जबकि यहाँ स्वतः टूटते नहीं है। यहाँ पर कोई बाह्य वोल्ट देने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर बाह्य वोल्ट दिया जाता है। इसलिए इन्हें अलग अलग पात्रों में रखकर एक अलग यू आकार की नली, जिसे अपन आज डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक सेल में, कि अलग अलग पात्र लेकर उनमें अलग अलग और समान विद्युत अपघट्य भी डाल सकते हैं। वो डालकर आप क्या करते हैं, उन दोनों को पूर्ण परिपथ करने के लिए एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं। अब लवण सेतु क्या होता है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गई, अलग अलग पात्रों में होती है, जबकि ये एक ही पात्र में। अलग अलग पात्र, जैसे 11वीं क्लास में आपने विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ा है, ये इस तरह से एक लवण सेतु और ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड, एक तो है एनोड और एक है कैथोड, जबकि इसमें एक वायर द्वारा केवल क्या जोड़ा गया है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर पदार्थ डाल दिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है बेटा, एक ही पदार्थ में दोनों इलेक्ट्रोड रखकर रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है।
उसके बाद अगला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये पॉइंट्स उतारने में दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान किसमें, रासायनिक सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव आता है। यानी कि डेल जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, डेल जी ऑलवेज नेगेटिव होता है, जबकि वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है। क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। बात समझ में आ गई होगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है। अब ये क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान केमिकल जो कोई भी पदार्थ है जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जित की गई ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा किसी न किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कोई भी पदार्थ जब रिएक्शन करता है और ऊर्जा मुक्त करता है तो वो ऊर्जा यदि किसी न किसी नए कार्य को करने के लिए यूज में ली जा रही है तो वो क्या कहलाती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास अपन सब आजकल स्कूटी बाइक सब लोग चलाते हैं, आप देखते भी होंगे। तो अपन देखते हैं कि उसमें अपन क्या डलवाते हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या काम करता है, पेट्रोल जो होता है वो गाड़ी की इंजन तक जाता है और इंजन में जाकर पूरी तरह से जल जाता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलने के बाद वो पूरी तरह से जलने के बाद ऊर्जा मुक्त करेगा और उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड व नमी युक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थ तो क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद जो ऊर्जा वो मिली है वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, अपनी गाड़ी के व्हील्स तक जाएगी और वहां तक जाकर उसे चलाने में क्या होगी, समर्थ होगी। यानी कि वो उसको एक गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। तो कोई ना कोई कार्य को संपन्न करने के लिए यूज में ली जा रही है। तो इस प्रकार की ऊर्जाएं क्या कहलाती है बेटा, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ये हमेशा इसका मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यदि डेल जी का मान नकारात्मक है, नेगेटिव है, तभी अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो रही है। यदि पॉजिटिव है तो वो आसानी से संपन्न नहीं हो रही है, उसे संपन्न करवाया जा रहा है। तो गिब्स ऊर्जा का मान हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं उसके अनुसार अपन देखें तो डेल जी का फॉर्मूला होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये क्या है आपकी एंट्रोपी और ये क्या है आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी राइट, कणों की अव्यवस्थितता एंथैल्पी, कणों की ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में व्यक्त किया, दैट इज एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी का मान घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक डेल एस का मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा और डेल जी अपने को किसमें प्राप्त होगी, नेगेटिव फॉर्म में प्राप्त होती है। तो ये था डेल जी का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा पता होनी चाहिए, जो मैंने वर्बली बोला है वो आपको समझ आ जाना चाहिए और आप गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा लिख लेंगे। आई रिपीट, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा वह ऊर्जा है जब कोई पदार्थ में रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि इस प्रकार उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग किसी न किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। तो तुरंत वो क्रिया होगी, ऊर्जा मुक्त होगी और कोई ना कोई कार्य में संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए इसे गिब्स मुक्त ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक इसी के अंदर अपना जो है वो है कि अपन जब भी गिब्स ऊर्जा की बात करते हैं
और उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं, तो विद्युत रासायनिक सेल में एक पर्टिकुलर डिफरेंस अपन देखें तो क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आप देखेंगे बेटा। एक इंपॉर्टेंट जो केमिकल सेल में है उसमें कैथोड और एनोड पर चार्ज है, कैथोड एनोड। रासायनिक सेल में कैथोड पर हमेशा प्लस और एनोड पर ऑलवेज क्या चार्ज कंटेन करता है, माइनस। वहीं यहां पर कैथोड और एनोड को यदि आप लिखें तो जनरली कैथोड पर माइनस और एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। बात समझ में आ गई होगी। हमेशा ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर ही जाते हैं, हमेशा कैथोड से एनोड की ओर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो माइनस चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये धनवान लोग हो गए तो इन पर प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्यों है, वो रासायनिक सेल के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसमें अपन ने जनरली डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि आपको उसका पूरा डायग्राम, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वो सब डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो आज जो पढ़ाया गया है उसको आप उतारेंगे और उतार कर उसे नोट्स में भी लिखेंगे। थैंक यू।